आधुनिक जीवन में ना मेरा मतलब है जब किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो प्रक्रिया बहुत स्पष्ट होती है ना? हाँ बिल्कुल, सीधे अस्पताल रहे और इलाज शुरू। एग्जैक्टली मतलब डॉक्टर एक्सरे मशीन चालू करता है और उस काली सफेद तस्वीर में एक क्रैक देखकर साफ बता देता है कि दर्द की असली वजह कहाँ है। वहां कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन जब बात इंसान के दिमाग की आती है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा प्रभावित है। सही कहा, जब कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह थका हुआ, चिड़चिड़ा और एक तरह से बर्नआउट महसूस कर रहा होता है ना, तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। ये एक ऐसा अजीब सा धुंधुलका है जहां हम सभी एक थकान तो महसूस करते हैं, लेकिन उंगली रखकर ये नहीं बता पाते कि ये बीमारी असल में है क्या और ये आ कहां से रही है। हाँ बिल्कुल वही, गहराई तक फैली हुई है। मतलब 24 घंटे की कनेक्टिविटी, लगातार बजते फोन और सूचनाओं की उस अंतहीन बाढ़ ने इंसान के दिमाग को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां आराम करने का मतलब भी सिर्फ स्क्रीन बदलना रह गया है। बिल्कुल, मतलब लैपटॉप से उठकर मोबाइल फोन पे आ जाना, कोई वास्तविक ठहराव, कोई शांति बची ही नहीं है। तो ठीक है, आज इस पूरी समस्या को गहराई से समझते हैं। इस डीप डाइव में आज का हमारा मिशन इसी मानसिक धुंध को चीरकर कुछ स्पष्टता खोजना है, और इसके लिए हम दारायस फोरॉक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के पन्नों से सबसे महत्वपूर्ण विचारों को निकालने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जो सिर्फ ये बताएगी कि सुबह जल्दी कैसे उठें या हमेशा खुश कैसे रहें। इसका आधार बहुत ही ऐतिहासिक है। ये किताब महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका के उन 124 पत्रों पर आधारित है जो उन्होंने हजारों साल पहले प्राचीन रोम में लिखे थे। हाँ, और मुझे ये सोचकर ही हैरानी होती है कि रथों और तलवारों के युग में जी रहे एक दार्शनिक की बातें आज के इस स्मार्टफोन और नोटिफिकेशन वाले युग में भी एकदम सटीक कैसे बैठती हैं। वो इसलिए क्योंकि सेनेका के ये पत्र वास्तव में इंसान के लिए जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक मैनुअल है। मतलब ज्ञान केवल तभी उपयोगी है जब उसे समझा और जीवन में उतारा जाए। और स्टोइसिज्म यानी वैराग्य और आत्मनियंत्रण का ये प्राचीन दर्शन सिर्फ अकादमिक चर्चाओं के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। सही बात है। इसका असली मूल्य तब है जब इसे रोजमर्रा की उस भागदौड़ में लागू किया जाए जहां इंसान हर सुबह उठकर खुद को एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा पाता है। हजारों साल पहले रोम की सड़कों पर चलने वाले इस दार्शनिक ने इंसानी फितरत को इतनी गहराई से समझा था कि उनकी बातें आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर भी पूरी तरह लागू होती हैं। क्या बात है। और किताब की शुरुआत में ही ना उस सबसे बड़ी बीमारी पर सीधा वार किया गया है जिसकी शिकायत आज हर दूसरा इंसान करता है। समय की कमी है ना। एग्जैक्टली, समय की कमी। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि यार सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, या दिन में 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं। हाँ, ये तो हम रोज ही सुनते हैं। लेकिन दारायस फोरॉक्स सेनेका के हवाले से एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखते हैं। उनका कहना है कि जीवन असल में छोटा नहीं है, बल्कि हम इंसान उसे फालतू की चीजों में खर्च करके खुद छोटा बना देते हैं। देखो, समय को लेकर हमारी जो धारणा है ना, वो बहुत ही विकृत हो चुकी है। सेनेका ने अपने पत्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि इंसान अपनी संपत्ति, अपने पैसे और अपने बैंक बैलेंस को लेकर, हाँ, इन सब चीजों को लेकर बहुत सतर्क रहता है। मतलब कोई अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को मुफ्त में नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। लेकिन जब बात समय की आती है, जो कि असल में हमारी सबसे मूल्यवान और सीमित संपत्ति है, तो लोग उसे बस दोनों हाथों से लुटाते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो एक इंसान दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करने में बिता देता है और फिर रात को शिकायत करता है कि उसे अपने सपनों पर काम करने का समय ही नहीं मिला। ये एनालॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये ऐसा है जैसे समय एक बैंक अकाउंट है जिसका पासवर्ड हमने दुनिया के हर इंसान को दे रखा है। बहुत सटीक उदाहरण है ये ना। कोई अजनबी इंटरनेट पर कोई भड़काऊ बात लिखता है और हम अपना 1 घंटा उससे बहस करने में खर्च कर देते हैं। कोई बेमतलब का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता है और हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है जो वास्तव में जरूरी था। हमने अपनी तिजोरी का दरवाजा खुद खोल कर रखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। जो लोग दिन रात दफ्तर में काम कर रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स ले रहे हैं, रात के 10 बजे तक ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, जो आज के कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत आम है। हाँ, तो क्या वे सच में इतने व्यस्त हैं
या फिर आधुनिक समाज में ये व्यस्त रहना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया है और लोग बस व्यस्त दिखने का दिखावा कर रहे हैं? मुझे लगता है आधुनिक कार्य संस्कृति ने इस हसल को या हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने को एक तरह का पदक बना दिया है, एक मेडल की तरह। लोग समय बिताने और समय का निवेश करने के बीच का अंतर ही भूल गए हैं। ये बहुत गहरी बात है, समय बिताना और समय का निवेश करना। बिल्कुल। जब कोई इंसान दफ्तर में बैठकर 10 ऐसे काम करता है जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था, या उन मीटिंग्स में हिस्सा लेता है जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलना, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो सिर्फ व्यस्त है। एग्जैक्टली। सेनेका का दर्शन हमें ये सिखाता है कि समय सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है। हर एक घंटा जो बीत रहा है वो असल में जीवन का वो हिस्सा है जो हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। तो समय का निवेश केवल उन चीजों में होना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। हाँ, और जो जीवन को कोई वास्तविक अर्थ देती हैं। अब अगर ये बात इतनी ही तार्किक है कि हमें अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो फिर एक सवाल उठता है, क्या हम रुक क्यों नहीं पाते? मतलब हम उस बाहरी शोर से खुद को दूर क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब किताब के अगले हिस्से में मिलता है, जो बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक शांति के बीच के संघर्ष को समझाता है, जो कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। आज के समय में हर तरफ से एक भारी दबाव है। किसी ने नया घर खरीदा है, किसी का स्टार्टअप बहुत बड़ी फंडिंग उठा रहा है, कोई यूरोप की छुट्टियां मना रहा है, और ये सब हम अपनी स्क्रीन पर रोज देख रहे हैं। हाँ, और ये सारा शोर हमारे दिमाग को विचलित करता है। किताब की थ्योरी ये बताती है कि सच्ची खुशी कभी भी बाहरी सफलताओं से, बड़े बैंक बैलेंस से या भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि सच्ची खुशी केवल आंतरिक स्थिरता से आती है। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं कि पैसा या बाहरी सफलता खुशी नहीं दे सकती, तो ये थोड़ा किताबी लगने लगता है ना? हाँ, लोग अक्सर से एक आदर्शवादी बात मान लेते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या एक इंसान जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, जो महत्वाकांक्षी है, क्या वो गलत रास्ते पर है? मान लीजिए कोई दिन रात मेहनत करके एक सफल कंपनी बनाना चाहता है, या एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार खरीदने का सपना देखता है। क्या स्टोइसिज्म ये कहता है कि महत्वाकांक्षा को मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और यही स्टोइसिज्म और लेकर सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। अच्छा। असल में सेनेका खुद अपने समय के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। वे सम्राट नीरो के सलाहकार थे और उनके पास अपार संपत्ति थी। तो स्टोइसिज्म न तो पैसे का विरोध करता है, न ही अच्छी कार का, और न ही किसी बड़ी महत्वाकांक्षा का। तो फिर विरोध किस चीज का है? वो विरोध करता है उस सफलता पर हमारी भावनात्मक निर्भरता का, मतलब उस पे डिपेंडेंट होने का। यानी सफलता हासिल करना ठीक है, लेकिन उसका गुलाम बनना गलत है। ठीक यही बात है। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब कोई इंसान अपनी खुशी को पूरी तरह से किसी बाहरी वस्तु पर टिका देता है, जैसे कि जब मेरे पास वो कार होगी तभी मैं खुश होऊंगा, हाँ, तो वो बहुत ही नाजुक स्थिति में आ जाता है। अगर वो कार कल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या किसी वजह से छिन जाए, तो उस इंसान का पूरा वजूद ही हिल जाएगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम मेहनत करें, सफलता का आनंद लें, लेकिन मन के एक कोने में ये हमेशा याद रखें कि ये बाहरी चीजें अस्थायी हैं। मतलब ये कभी भी जा सकती हैं। बिल्कुल। आपकी असली पहचान और आपकी खुशी आपके विचारों और आपके चरित्र में है, उस कार या उस बैंक बैलेंस में नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इंसान इस निर्भरता को खत्म कर देता है, तो वो और भी अधिक निडर होकर बड़े फैसले ले पाता है। ये नजरिया सच में बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब खेल के मैदान में उतरकर जीत के लिए पूरी ताकत लगाना, लेकिन हार जाने पर टूट न जाना। सही कहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि विचारों पर ये जादुई नियंत्रण आखिर पाया कैसे जाए? बाहरी शोर से बचने और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए किताब का जो सबसे मुख्य हथियार है वो है नियंत्रण का सिद्धांत। हाँ, जिसे अंग्रेजी में द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगर पूरी स्टोइक फिलॉसफी का कोई एक केंद्र बिंदु है ना, तो वो यही सिद्धांत है। ये हमें जीवन की हर स्थिति को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटना सिखाता है। दो बाल्टियों की तरह। हाँ, बिल्कुल। पहली श्रेणी या बाल्टी उन चीजों की है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, और दूसरी श्रेणी उन चीजों की है जिन पर हमारा रत्ती भर भी नियंत्रण नहीं है। और मजे की बात यह है कि दुख और तनाव की शुरुआती तब होती है जब इंसान उन चीजों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा लगाता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। किताब में इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है।
मतलब हमारे नियंत्रण में क्या है? सिर्फ हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी मेहनत और हमारा अपना व्यवहार। और नियंत्रण से बाहर क्या है? दूसरों की राय, कल का मौसम, देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति या हमारा अपना अतीत। इसे हम ताश के खेल वाली एनालॉजी से समझ सकते हैं। वो एनालॉजी बहुत सटीक है ना? जब खिलाड़ी टेबल पर बैठता है तो वो ये तय नहीं कर सकता कि डीलर उसे कौन से पत्ते बांटेगा। वो पत्ते एक वैश्विक महामारी हो सकती हैं, कोई आर्थिक मंदी हो सकती है या किसी करीबी का बुरा व्यवहार हो सकता है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल। वे पत्ते बदलना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन उन पत्तों के साथ चाल क्या चलनी है, खेल में अपनी रणनीति क्या रखनी है और उस स्थिति में कैसा व्यवहार करना है, ये 100% उस खिलाड़ी के हाथ में है। एग्जैक्टली। और इस बात को अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से भी देखें ना, तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वो कैसे? देखिए, इंसानी दिमाग के पास हर दिन के लिए एक सीमित कॉग्निटिव बैंडविड्थ या दिमागी ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंसकर लगातार हॉर्न बजाता है और गुस्सा करता है, तो वो असल में उस परिस्थिति को नहीं बदल रहा होता। वो सिर्फ अपनी दिमागी ऊर्जा जला रहा होता है। बिल्कुल। इसी तरह जब कोई इस बात की चिंता में रात भर जागता है कि दफ्तर में लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च कर रहा है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। और ये ऊर्जा फिर अच्छे कामों के लिए नहीं बचती। सही कहा। इसके विपरीत जब वही ऊर्जा पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित की जाती है कि मैं अपना काम कितनी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं, तो कार्यक्षमता और शांति दोनों कई गुना बढ़ जाती है। तनाव असल में बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि वो दुनिया को नियंत्रित करने की हमारी असफल कोशिशों से आता है। 100% की बात। जब ये समझ आ जाता है कि दुनिया की 90% चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो उन्हें इकट्ठा करने या उनके पीछे भागने की होड़ भी कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। और जब हम सिर्फ नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन से बहुत सारा फालतू बोझ, मतलब बहुत सारा मानसिक कचरा अपने आप छटने लगता है। और यहीं से इस थ्योरी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, सादगी या द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। हाँ, लेखक दरायस फोरॉक्स के अनुसार हम अक्सर ज्यादा की चाहत में बेहतर को खो देते हैं। खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। तो मेरा सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? क्या आधुनिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? अक्सर लोग सादगी का यही मतलब निकालते हैं। मतलब पहाड़ों पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाए और दुनियादारी से नाता तोड़ लिया जाए? क्योंकि अगर इंसान की फितरत ज्यादा चाहने की ना होती, तो हम आज भी गुफाओं में रह रहे होते। बिल्कुल सही बात है। अगर हम चांद तक पहुंचे हैं, तो वो इसी ज्यादा की चाहत का नतीजा है। तो फिर इस सादगी और विकास के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए? ये जो बेहतर है, उसकी पहचान कैसे की जाए? देखो, सादगी का नाम सुनते ही लोग भौतिक गरीबी या संन्यास की कल्पना करने लगते हैं, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। तो सही धारणा क्या है? यहाँ जिस सादगी की वकालत की जा रही है, वो मानसिक सादगी है। इसका मतलब झोपड़ी में रहना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक साफ सुथरे कमरे की तरह रखना है। दिलचस्प है। आज के दौर में लोग 10 अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक कृत्रिम छवि, एक नकली इमेज बनाए रखने के लिए भारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। वे ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें असल में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद तक नहीं करते। एग्जैक्टली। और ये सब मानसिक कचरा है जो जीवन को भारी और जटिल बनाता है। अपनी इच्छाओं को कम करने या सादगी अपनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम करना छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डीक्लटरिंग। जब फालतू की इच्छाओं, खोखले रिश्तों और बेमतलब के दिखावे को जीवन से हटा दिया जाता है, तो जो ऊर्जा बचती है उसे उन चीजों पर पूरी तरह से फोकस किया जा सकता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। जैसे अपना परिवार, अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अपना मुख्य काम। बस। वाह! जब इंसान 100 दिशाओं में भागने के बजाय सिर्फ इन 3 या 4 चीजों पर अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो वो सन्यासी नहीं बनता, बल्कि वो अपने क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। मतलब सादगी इंसान की धार को तेज करती है। बिल्कुल। ये जीवन को डीक्लटर करने की बात ना सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती है, लेकिन यथार्थ ये है कि इंसान बहुत जल्दी पुरानी आदतों का शिकार हो जाता है। ये तो इंसानी फितरत है ना? हम कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, कुछ दिन तक तय करते हैं कि अब से फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस उसी शोरगुल में डूब जाते हैं। हाँ, फिर से वही दूसरों के राय की चिंता, वही व्यर्थ की बहसें,
तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा अचूक उपाय है, कोई ऐसा परम विचार है जो इंसान को जीवन भर भड़कने से रोक सके और सही रास्ते पर रख सके? स्टोइक्स के पास इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जवाब है। जो कि है वो विचार एक तरह का मानसिक शॉक ट्रीटमेंट है, जिसे लैटिन भाषा में मेमेंटो मोरी कहा जाता है। मेमेंटो मोरी। हाँ। इसका अर्थ है याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। लगता है ना? लेकिन स्टोइक दार्शनिकों का ये मानना था कि अपनी मृत्यु को हमेशा अपनी चेतना में रखना जीवन को सही तरीके से जीने का सबसे कारगर टूल है। थियरी ये है कि जब कोई व्यक्ति इस परम सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि उसका समय असीमित नहीं है, तो जीवन की प्राथमिकताएं अपने आप एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन आमतौर पर समाज में मौत के बारे में बात करने को बहुत ही अशुभ, डरावना या निराशाजनक माना जाता है। हाँ, लोग इस विचार से भागते हैं। बिल्कुल भागते हैं। लेकिन इस किताब में और सेनेका के दर्शन में इसे किसी डरावने राक्षस की तरह नहीं बल्कि एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक अलार्म क्लॉक की तरह। हाँ, ये एक ऐसी अलार्म क्लॉक है जो इंसान को उसकी नींद से, उसके आलस से जगाती है। ये डराती नहीं है बल्कि एक गहरी स्पष्टता देती है। और ये अलार्म क्लॉक असल में इंसान की आंखों से वो भ्रम हटा देती है कि उसके पास कल का दिन मौजूद है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो इसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। मान लीजिए किसी का दफ्तर में या परिवार में किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया है और वो इंसान उस बात को लेकर हफ्तों तक मन में कड़वाहट पाले हुए है, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन अगर उसे उसी पल ये याद आ जाए कि न तो वो इस दुनिया में हमेशा रहने वाला है और न ही सामने वाला व्यक्ति, तो क्या वो छोटी सी बहस कोई मायने रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी। मृत्यु का स्मरण इंसान के पास से किसी से नफरत करने का, बदला लेने का या फालतू बातों में उलझने का समय ही छीन लेता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये विचार इंसान को भविष्य की उन काल्पनिक चिंताओं से बाहर खींच लाता है जो शायद कभी सच ना हो, और अतीत के पछताओं से भी तो बचाता है। बिल्कुल, उन पछताओं से आजादी दिलाता है जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। जब इंसान ये मान लेता है कि उसका अंत निश्चित है, तो वो भविष्य के लिए टालमटोल करना छोड़ देता है। वो सीधे वर्तमान पल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। एकदम सही। वो जो भी काम करता है पूरी शिद्दत से करता है और जिन लोगों से प्यार करता है उन्हें अपना पूरा ध्यान देता है। ये मृत्यु का डर नहीं है, ये जीवन के हर एक पल के प्रति सबसे गहरा सम्मान है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो सोचने के पूरे तरीके को पलट कर रख देता है। समय की बर्बादी से लेकर आंतरिक शांति, नियंत्रण के सिद्धांत, सादगी और अंत में मृत्यु के स्मरण तक। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो क्या होगा? सार तो बहुत ही सीधा है। इस डिजिटल युग के अथाह शोर शराबे और सूचनाओं की सुनामी के बीच जब कोई ये महसूस करे कि वो अपना फोकस खो रहा है, तो उसे कौन सा मुख्य विचार याद रखना चाहिए? देखिए, इस पूरी किताब और सेनेका के दर्शन का सबसे सटीक निष्कर्ष यही है कि अपनी ऊर्जा कभी भी उन चीजों पर खर्च न करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। दुनिया क्या सोच रही है, भविष्य में हालात क्या होंगे या अतीत में क्या गलतियां हुईं, इन सब पर रोने या चिंता करने के बजाय इसके अपनी पूरी ताकत अपने चरित्र को मजबूत बनाने और वर्तमान पल में अपना सबसे बेहतरीन काम करने पर लगा दें। यही वो जगह है जहां इंसान की सच्ची ताकत और सच्ची आजादी बसती है। और शायद यही वो स्पष्टता है जिसकी तलाश में हमने ये डीप डाइव शुरू की थी। मानसिक धुन का वो इलाज जो बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करने में है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को यही विराम देते हुए हम एक ऐसा विचार छोड़ रहे हैं जिस पर आज गहराई से सोचा जा सकता है। हमने अभी मृत्यु के स्मरण की बात की। अगर कोई इंसान ये पूरी तरह से जान जाए कि उसके जीवन का समय बस कल ही खत्म होने वाला है, तो क्या वो आज भी उन लोगों की राय की परवाह करेगा जिन्हें वो असल में पसंद तक नहीं करता? क्या वो सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से बहस करने में अपना आखिरी दिन बिताएगा? या फिर क्या वो अपना पूरा ध्यान अपने उस काम, अपने उस परिवार और अपने उस स्वास्थ्य पर देगा जिसे वो हमेशा कल कर लेंगे कहकर टालता आया है? सोचिए, क्योंकि वो कल जिसका हम सभी इतने इत्मीनान से इंतजार करते हैं शायद